आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। विद एग्जांपल्स हम इसको डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और फिर हम एग्जांपल से उसको मज़ीद देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यह स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कि ये एक्चुअली है क्या। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बेसिकली एक ब्रांच ऑफ statistics which enable us to draw conclusion or inferences about various phenomena on the basis of real data collected on sample basis. Statistical inference basically होती क्या है कि ऐसी ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जिससे हम कंक्लूजन या इन्फ्रेंस मींस नतीजा अखज़ करते हैं वेरियस फिनोमेना जो ऑन द बेसिस ऑफ रियल डेटा। जब हम रियल डेटा कलेक्ट करते हैं, जब रियल डेटा कलेक्ट करने की बात है तो रियल डेटा आप सैम्पल बेसिस में कलेक्ट करते हैं, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन का तो नहीं कर सकते, आप सैम्पलिंग उसमें करते हैं सैम्पल बेसिस रियल डेटा। अगर फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एन आपकी पॉपुलेशन है तो स्मॉल एन आपका सैम्पल डेटा होगा। इस तरह स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो डिवाइड होती है टू मेन ब्रांचेस में। नंबर 1 जो है एस्टिमेशन, नंबर 2 है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके बाद एस्टिमेशन जो है वो फर्दर डिवाइड होती है पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन में। ठीक, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एक्चुअली, अब ये पॉइंट आता है। Sampling distribution क्या है? The probability distribution of any statistics is known such as the mean, standard deviation, proportion of successes in a sample is known as its sampling distribution. फर्स्ट पॉइंट जो है वो है देयर आर टू वेज ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने प्रोबेबिलिटी में भी डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, आपका क्या होता है सैम्पल ड्रॉ करना। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग होता है कि आप उनके पास फॉर एग्जांपल साइज एन की पॉपुलेशन है, कैपिटल एन आपके पास है, उसमें साइज एन की आपने पॉपुलेशन ड्रॉ करनी है। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है आपने एक बॉल ड्रॉ की उसमें से, और जब आप नेक्स्ट अपना ड्रॉ निकालने लगे वो बॉल दोबारा आप एंटर कर देंगे, उसको शफल करेंगे और फिर दोबारा निकालेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब आपको नहीं पता वही बॉल निकलती है या कोई और बॉल निकलती है। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में होता है कि आपने बॉल्स थी आपके पास, लेट्स सपोज 5 बॉल्स थी आपके पास, एक बॉल आपने ड्रॉ कर ली। जब आप नेक्स्ट बॉल ड्रॉ करेंगे, अगर आपको लिखा है कि आपने 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है, 3 बॉल्स ड्रॉ करनी है, तो आप जब नेक्स्ट बॉल ड्रॉ करेंगे तो आपने जो बॉल निकाली हुई है, फर्स्ट ड्रॉ किया है, उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करेंगे, उसको साइड पर रखेंगे, यानी कि उसका आप कोई नहीं, यानी कि पहले अगर टोटल 5 हो गया तो नेक्स्ट ड्रॉ में वो टोटल क्या हो जाएगा आपके पास 4। इसी तरह नेक्स्ट ड्रॉ करना है तो फिर टोटल हो जाएगा 3 होती है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि दोबारा रिप्लेस नहीं करनी। इन केस ऑफ अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंटेनिंग कैपिटल एन एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज स्मॉल एन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट इज एन। अगर आपके पास आपने पॉसिबल साइजेस ऑफ साइज एन को ड्रॉ करना है पॉपुलेशन ऑफ कैपिटल एन से और विद रिप्लेसमेंट का केस है, तो आपका इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय एन स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन। ठीक है, और अगर आपके पास केस आ जाए फाइनाइट पॉपुलेशन का जिसमें of n elements, capital N elements, the total number of possible samples of size small n that can be drawn from this population without replacement, उसमें क्या केस होगा NCN। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। Let us example the case of annual Ministry of Transport test to which all cars irrespective of age have to be submitted. The test looks for faulty brakes, steering, lights and suspension, and it is discovered after the first year that approximately the same number of cars have
0 1 2 3 और 4 फॉल्स। हम इसको सोल्यूशन इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? हमने x डिनोट कर लिया नंबर ऑफ फॉल्ट्स इन द कार, नंबर ऑफ फॉल्ट जो आपके कार में, देन तो x क्या होंगे, नंबर ऑफ फॉल्ट्स क्या थे आपके पास क्वेश्चन में? 0 1 2 3 4, और प्रोबेबिलिटी हर ईच ऑफ दिस x वैल्यूज जो है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दिस x वैल्यूज क्या है? 1/5, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर कितने हैं? देखिए 0 काउंट करें, 0 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो जो स्पेसिफिक आपके पास प्रोबेबिलिटी कैसे आप निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, तो ये आपके पास 1/5 हो गई। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये आपके पास नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स, नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स आपके पास क्या आ गए? 0 1 2 3 4, और प्रोबेबिलिटी जो एफ हम जिसको कहते हैं वो आपके पास आ गई 1/5 1/5 1/5। और हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, या इसको समीशन ऑफ एफ होता है, इसका जो सम होता है वो इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। देखिए 0 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 1/5 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 1/5 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 1/5 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 1/5 है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग भी 1/5 है। तो इन सब का जब हम टोटल करेंगे 1/5 का, तो आपके पास इक्वल्स टू 1 आएगा। अब हमने मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करना है इसका? म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसको लिख लें इज इक्वल टू समीशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एक्स और एफ ऑफ एक्स का आपको कॉलम बनाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करें, तो जब आपने उसको सम किया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? 2। इस तरह आपके पास आएगा फिर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जिसको हम वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है आपके पास? समीशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस समीशन, और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मीन्स समीशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। आपने कॉलम की तरह फाइंड आउट की वैल्यू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की पहले, और एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स तो आपके पास था 2, समीशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आपके पास 6 आया, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ये सारे प्रोसेस जो है हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब ये जो आपके पास आया था ये आपका है ओनली सैंपल ऑफ द कार्स विल बी टेस्टेड एट एनी वन ओकेजन के लिए। अब अगर आ जाए 2 कार्ड्स जिनको हमने टेस्ट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या सिचुएशन होगी, उसके लिए कैसे सैंपल बनेगा? देखिए फर्स्ट कार भी आपके पास जो नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स है वो 0 1 2 3 4 है। सेकंड कार है, उसके भी जो आपके पास नंबर ऑफ फॉल्टी आइटम्स क्या है? 0 1 2 3 4। हमने लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में सैंपल स्पेस बनानी सीखी थी। हमने सैंपल स्पेस जैसे निकालनी फाइंड आउट की थी प्रीवियस वीडियोस में भी। इसी तरह हमने इसमें भी सैंपल जो स्पेस है, हमने यहाँ पे सैंपल पॉइंट्स जो हैं वो निकालने। अब ये यहाँ पे जो आपके सैंपल जो है देखिए 0 0, देन 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, देन 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 3 0, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 4 0, 4 1, 4 2, 4 3,
एंड 4 4, ये आपके निकल गए सैम्पल पॉइंट्स। अब अबव सिचुएशन में जो आपने है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 फ्रॉम दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब आपके पास कितने सैम्पल्स बनेंगे? फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 25 सैम्पल्स, देखें काउंट करें 0 0 से 4 4 तक काउंट करें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आपके पास कितने सैम्पल्स आ गए? लिस्ट ऑफ 25 सैम्पल्स। अब हमने क्या करना है, हमने सैम्पल मीन्स फाइंड आउट करने हैं। इसके सैम्पल मीन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? जो आपके पास फर्स्ट सैम्पल आया था ना 0 0, इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि दो सैम्पल्स ऑफ साइज 2 फाइंड अगर दो सैम्पल्स हैं ये, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 ही रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखें 0 1 को, 0 1 को आप ऐड करें, 0 प्लस 1, आपके पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.5। इसी तरह 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1.5, 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, 1 plus 0 divided by 2 is equal to 0.5, 1 plus 1 divided by 2 is equal to 1, 1 plus 2 divided by 2 is equal to 1.5, 1 plus 3 divided by 2 is equal to 2, 1 plus 4 divided by 2 is equal to 2.5, 2 plus 0 divided by 2 is equal to 1, 2 plus 1 divided by 2 is equal to 1.5, 2 plus 2 divided by 2 is equal to 2, 2 plus 3 divided by 2 is equal to 2.5, 2 plus 4 divided by 2 is equal to 3, 3 plus 0 divided by 2 is equal to 1.5, 3 plus 1 divided by 2 is equal to 2, 3 plus 2 divided by 2 is equal to 2.5, 3 plus 3 divided by 2 is equal to 3, 3 plus 4 divided by 2 is equal to 3.5, 4 plus 0 divided by 2 is equal to 2, 4 plus 1 divided by 2 is equal to 2.5, 4 plus 2 divided by 2 is equal to 3, 4 plus 3 divided by 2 is equal to 3.5, 4 plus 4 divided by 2 is equal to 4। ये आपका टेबल बन गया सैम्पल मीन्स के लिए। अब हम क्या करेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सैम्पल मीन की बनेंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये जो आपने सारे सैम्पल मीन्स फाइंड आउट किए ना 0 0.5 1 1.5 2, ये सब जो है इसको हम लिखेंगे। ठीक है, इसमें अब ये देखिए आपका एक्स बार बन गया 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4। अब एक बात है कि देखें आपके जो 0.5 वो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन आप लिखेंगे एक दफ़ा। जब आप फ्रीक्वेंसी इसकी लिखेंगे कि कितनी टाइम्स आया, तब आप उसको लिखेंगे 2 टाइम्स आया 3 टाइम्स आया या 1 टाइम्स आया। इसमें से जो सैम्पल मीन में सारी वैल्यूज़ को 1 टाइम लिखेंगे, यानी कि 0 को भी 1 टाइम, 0.5 को भी 1 टाइम, 1 फिर 1.5 2 इस तरह करके। आगे फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी स्टार्ट के लेक्चर्स में देखा था कि फ्रीक्वेंसी जैसे आप लिखते थे ना कि काउंट करके, जैसे कि ये नंबर कितनी दफ़ा आ चुका है, ये नंबर कितनी दफ़ा आ चुका है, वो ये आप देखें ये आपका एक्स बार बन गया। उसके आगे कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसीज। अब 0 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया, वो 0.5 2 टाइम्स, 1 3 टाइम्स, 1.5 4 टाइम्स आया, 2 5 टाइम्स, 2.5 4 टाइम्स, 3 3 टाइम्स आया,
3.5 टू टाइम्स आया एंड 4 1। जब आपने सबको काउंट किया, क्योंकि आपके पास होने 25 सैम्पल्स थे, तो इसकी जो सबको काउंट किया तो आपके पास कितना है 25 फ्रीक्वेंसी आपके पास। अगर हम इन जो अबव फ्रीक्वेंसीज ये जो हमने फाइंड आउट की हैं, इन सब फ्रीक्वेंसीज को इससे टोटल से डिवाइड करेंगे, यानी कि 25 से अगर हम डिवाइड करें, ये देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी। ठीक है, देखिए सैम्पल मीन पहले हमने लिखा, एक कॉलम बनाया जो हमने पहले निकाला था x बार, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सैम्पल्स f, और फिर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। इन सब नंबर को हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करते हैं उसके टोटल नंबर से, टोटल यानी कि समीशन f से डिवाइड करते हैं। तो देखें 1/25, 2/25, 3/25, 4/25, 5/25, देन अगेन 4/25, 3/25, 2/25 एंड 1/25। जब आपने सबका सम किया इक्वल्स टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम हमने पढ़ा हुआ है कि हमेशा इट इज विल ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मीन आपके पास क्या है समीशन x इंटू एफ ऑफ एक्स, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है समीशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जब आप वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आप स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या टर्म करते हैं स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ये आपके पास आया। अब हम मीन इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड एरर। ये टेबल हमने बनाया, सैम्पल मीन और जो प्रोबेबिलिटी थी वो जो लास्ट कॉलम में बना के हम यहाँ बनाई हुई थी वही है। अब मीन के लिए हमने x इंटू एफ ऑफ एक्स करना है। तो अब 0 को देखिए 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 0.5 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा देखिए 1। देन 1 मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 25, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 6 बाय 25 आ गया आपके पास। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 डिवाइडेड बाय 25, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 10 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 25 आपका। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 डिवाइडेड बाय 25, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 7 डिवाइडेड बाय 25, 4 मल्टीप्लाई 1 4 डिवाइडेड बाय 25। अब ये आपके पास मीन के लिए, फिर आपने इन सब का सम किया, आपके पास आ रहा है 50/25। इन सब का सम करें आप, डिनोमिनेटर सब सेम है तो उसको हम एक दफ़ा डिवाइडेड बाई 25 लिखेंगे। न्यूमरेटर सबको ऐड करें, 1 + 3 + 6 + 10 + 10 + 9 + 7 + 4 इक्वल्स टू 50। 50/25 इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास क्या आ गया 2। इट मीन्स कि आपका मीन, क्योंकि समीशन x इंटू एफ ऑफ एक्स होता है,
तो मीन आपके पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट है आपके पास वेरिएंस के लिए हम एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करें। आपने एक्स बार की वैल्यूज का स्क्वायर किया, देन आपने उसको एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया। 0 का तो 0 ही रहेगा। 0.5 का स्क्वायर किया आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 25। अब 0.5 का स्क्वायर करेंगे, वो 0.25 आएगा, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 25। जब आप सबको सॉल्व आउट करेंगे तो वो 1/50 आएगा इक्वल। इसी तरह 1 का स्क्वायर जब मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 25 आप करेंगे, उसको सॉल्व आउट किया आपने, उसके बाद आपके पास क्या आंसर आ गया 6/50। ठीक है, इसी तरह हमने सबको सॉल्व आउट किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास म्यू एक्स जो है समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का फॉर्मूला है। वैल्यू हमने पुट की, उसमें वैल्यू जो पुट की 50/25, 50/25 को सॉल्व आउट किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अब है समीशन सिग्मा एक्स बार स्क्वायर, वो इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स बार होता है। इस तरह से हमने वैल्यू निकाली पहले वेरिएंस की। वेरिएंस की जो हमने वैल्यू निकाली, फॉर्मूला था हमारे पास समीशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यूज पुट की, जो वैल्यूज पुट की वो आ गया इक्वल्स टू 1। और हमने फिर स्टैंडर्ड एरर निकालना था इसका, जब हमने अंडर रूट लिया यानी कि स्क्वायर रूट लिया तो 1 का स्क्वायर रूट आपके पास इक्वल्स टू 1 ही होता है। तो आपके पास सिग्मा एक्स बार की वैल्यू 1 आ गई। आपके पास म्यू एक्स बार की वैल्यू भी आ गई, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार एंड सिग्मा एक्स बार तीनों की वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है, इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एज वेल एज इन द केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि सैम्पल विद रिप्लेसमेंट हो या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो, दोनों के केस में जो ये प्रॉपर्टी है कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल म्यू इज इक्वल टू 2 एंड म्यू एक्स बार इज इक्वल टू 2। कैसे? अब ये आपने अभी यहाँ जो निकाला है ये म्यू एक्स बार है। ठीक है, अब आपने ऊपर हम ना देखें, अगर तो हमने जो म्यू निकाला था यहाँ पे, ये म्यू जो हमने क्वेश्चन का कुछ भी लगाए बगैर जो फाइंड आउट किया था, म्यू सैम्पलिंग मीन का वो निकाले बगैर, वो भी 2 आया। ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आपका क्वेश्चन जो है, जैसे 0 जो क्वेश्चन था उसका, और जब आप इसको सैम्पलिंग मीन में कन्वर्ट करेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन है उन दोनों का मीन सेम आना चाहिए। ये जो हमने फाइंड आउट किया था स्टार्ट में, जो फर्स्ट में स्टार्ट में भी हमने फाइंड आउट किया था, ये पॉपुलेशन का था। क्यों था पॉपुलेशन का? क्योंकि क्वेश्चन से हमने लिया था। ठीक है, क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन था उससे हमने उसका निकाला था, और फिर हमने सैंपल मीन ये फाइंड आउट किया था। दोनों के हमारे पास इक्वल आए तब ही हमारे पास है ये प्रॉपर्टीज। जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी होती है कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू है तो ही ठीक है हमारा, वरना अदरवाइज नो। यानी कि विद रिप्लेसमेंट का केस हो या विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो, आपके पास म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू होना चाहिए। और हमारे पास म्यू भी 2 था और म्यू एक्स बार भी 2 था, यानी कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू है। यहाँ तक इट मीन्स के यहाँ तक हमने सही किया हुआ। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अब विद रिप्लेसमेंट के केस में, इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। ठीक है,
सिग्मा एक्स बार की वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। जब हमने स्टार्ट में जो सिग्मा फाइंड आउट किया था वो देखते हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की। आपके पास क्या आया था, सिग्मा स्क्वायर 2 था, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2। आपने वो वैल्यू पुट की, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन में आप क्या करेंगे, सैंपल ऑफ साइज 2 हमने स्टार्ट में क्वेश्चन में लिखा है ना कि सैंपल ऑफ साइज 2 से आपने फाइंड आउट करना है। तो जब सैंपल ऑफ साइज 2 से फाइंड आउट करना है तो आप अंडर रूट 2 लगाएंगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इक्वल्स टू 1 आया, और हमारे पास जो सिग्मा एक्स बार है जो हमने सॉल्व किया अभी सैम्पलिंग मीन से, वो भी इक्वल्स टू 1 है, यानी कि हैंस सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ये विद रिप्लेसमेंट का केस होगा, यानी कि हमारी दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी वेरीफाइड हो गई हैं। आप मतलब अभी तक ठीक कर रहे हैं, सब ठीक किया सारा। अब ये केस आ जाए, अगर केस आ जाए विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो फिर क्या करना है। जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ जाता है हमारे पास, ठीक है, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, तो विद रिप्लेसमेंट वाला ही है। साथ इसके एक फैक्टर एक जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है स्क्वायर रूट एन माइनस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। अब इसको आप क्या कहते हैं, एफपीसी भी कहते हैं, ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन होता है आपका। ये जो स्क्वायर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1, इसको आप क्या कहते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन या एफपीसी। आपका जो एफपीसी यानी कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन है, अगर सैंपल साइज एन इज मच स्मॉलर देन द पॉपुलेशन साइज देन इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1, तो एफपीसी आपका रिक्वायर्ड नहीं है। हैंस इन सैम्पलिंग फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन वी अप्लाई द एफपीसी ओनली। कब हम अप्लाई करते हैं एफपीसी, इफ द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज। If in the car test instead of taking samples of 2 size we have to taken possible sample sizes of 3, तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन वुड कंटेन 125 सैम्पल मीन्स, और वो ऐसे होने थे, ठीक है। जब आपका सैम्पल विद साइज 3 होता, if in the car test instead of taking sample of 3 we have taken the all sample size of 4, तो आपके पास क्या हो जाना था, 625 सैम्पल मीन्स। अगर हम सैम्पल साइज 4 का फाइंड करें तो आपके पास क्या होने थे, ये इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, द थ्योरम स्टेट्स दैट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है, इफ अ वेरिएबल एक्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैज मीन म्यू and finite variance sigma square, then the sampling distribution of the sample mean x bar approaches a normal distribution with mean mu and variance sigma square by n as the sample size n approaches to infinity. As n tends to infinity, sampling distribution of x bar approaches normality. जब आपकी n इन्फिनिटी को सैम्पल साइज इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो नॉर्मेलिटी को अप्रोच कर जाती है, ठीक है। इसमें म्यू एक्स आपके पास इक्वल्स टू म्यू, और जो वेरिएंस होता है वो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ड्यू टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज फाउंड अ सेंट्रल प्लेस इन थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। The rule thumb in this regard is that if the sample size n is greater than or equal to 30, अगर आपका sample size
ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 होगा तो वी कैन अज्यूम दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज approximately normally distributed. On the other hand, if the population sample is normally distributed, then the sample distribution of x bar will also be normal regardless of the sample size. अगर आपकी population ही normal है तो क्योंकि हम population में से sample जो है find out कर रहे हैं ना, तो वो भी sample भी आपका जो है sampling distribution जो है x bar जो है आपका वो भी जो है normal होगा और आपका जो एक्स बार है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन। अब हमारे पास आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैट एस्टिमेटर जो हम फाइंड आउट करें। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास कंस्ट्रक्शन जिसमें प्रोपोर्शंस आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसा सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन a construction company has 310 employees who have an average annual salary of rupees 24,000. The standard deviation of annual salaries is रुपीज़ 5,000। आपके पास एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास? 310 एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास और जिनकी एनुअल एवरेज एनुअल सैलरी जो है वो 24,000 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका 5,000। यानी कि अब उसने कहा था ना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ 310 एम्प्लॉयज़, तो हैज़ इट मीन्स ये कैपिटल एन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, suppose that the employees of this company launch a demand that the government should institute a law by which their average salary should be at least 24,500, and suppose that the government decides to check the validity of this average salary this demand by drawing a random sample of 100 employees of this company. कितने रैंडम सैंपल कहा है उसने, तो इसमें स्मॉल एन आपके पास आ गया। स्मॉल एन आपके पास कितना है? 100 एम्प्लॉयज़ का। एंड एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर प्रेजेंट सैलरीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉयज़ द एवरेज सैलरी विल एक्सीड rupees 24,500, as so that the government decides that the demand of the employees of this company is unfounded and hence does not pay attention to the demand इसमें हमारे पास जो कैपिटल एन है वो 310 है और जो सैम्पल साइज उसने हमें कहा है ड्रॉ करने के लिए वो है 100. The sample size n is equal to 100 is large enough to assume that the sampling distribution of x bar is approximately normally distributed with the following mean and standard deviation. Mu x bar is equal to mu, क्योंकि एवरेज एनुअल सैलरी है तो वो आपके पास म्यू जो है वो 24,000 होगा। ठीक है, सिग्मा एक्स बार हमारे पास इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको गिवन है 5,000, वो पुट किया आपने। स्मॉल एन 100, कैपिटल एन 310, ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आंसर आया सिग्मा एक्स बार का 412। Here we use finite population correction factor FPC। ये वो हमने ऊपर डिस्कस किया था, अंडर रूट कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1 जो है FPC है। हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया? अब ये फैक्टर था, हम खाली सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन भी ले सकते थे। वो हमने इसलिए किया है क्योंकि सैम्पल साइज एन जो है वो इज इक्वल टू 100 ग्रेटर देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन 310 है, इस वजह से हमने इधर FPC यूज़ किया। ठीक है,
हम क्या करेंगे, अब अगर 5% निकालना तो 5% कैसे निकालते हैं, 310 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 15.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंस एक्स बार इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल विद मीन 24,000 आ गया एंड सिग्मा 412.2, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब लेक्चर था कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके दो पैरामीटर्स होते हैं, म्यू एंड सिग्मा, तो इसलिए हमने म्यू एंड सिग्मा की यहाँ पे वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब आपके पास है z की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। z के हमारे पास क्या फॉर्मूला है, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x बार की वैल्यू फाइंड करेंगे -24,000 म्यू और सिग्मा 412.20। ठीक है, अब हमें उसने क्या जो आपका मीन है आपने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, यहाँ पे लिखा होता है क्वेश्चन में, द एवरेज सैलरी विल एक्सीड ₹24,500। एक्सीड यानी कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारे पास एक्स बार की क्या वैल्यू आएगी, एक्स बार में हम क्या पुट करेंगे 24,500, बाकी उनको सॉल्व आउट करें आप, 24,500 माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय 412.2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.21 आंसर। देखिए z का आपके पास 1.21 है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में था कि द एवरेज सैलरी विल एक्सीड ₹24,500, इसलिए एक्स बार आपकी प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट करेंगे 24,500 से ग्रेटर की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो आपके पास एक्स जो है वो एक्स बार जो है 24,500 है, आपने उसकी वैल्यू पुट की, इन सबको सॉल्व आउट किया तो आपके पास 1.21 आया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, तो हमने नॉर्मल कर्व का ये बनाया, ठीक है, नॉर्मल कर्व बनाइए, वैल्यू z की नीचे z की वैल्यू, ऊपर x की वैल्यू। आप ऊपर x की वैल्यू बेशक ना भी लिखें, सिर्फ डायरेक्टली z की वैल्यू अगर लिख लें नीचे यूँ करके, देखिए 0, क्योंकि मीन आपका बीच में 0 होता है हमेशा z में, और यहाँ पे 24,000 मीन वैसे था और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग 0, फिर 24,500 की कॉरस्पॉन्डिंग 1.21। अब इस 1.21 से एक्सीड का डेटा है, यानी कि ग्रेटर देन 24,500, यानी कि z इज़ ग्रेटर देन 1.21 का आपने फाइंड आउट करना है एरिया। ये जो पिंक शेडेड एरिया ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो हमारे पास टेबल था जो हमने शेयर किया था, उसमें से हम वैल्यू निकालेंगे 0 और उससे लेके 1.21 की, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो हमें शो करता है 0 से लेके उस पॉइंट तक थी, क्योंकि ये हमें जो हम 1.21 में हम वैल्यूज़ देखेंगे, एक सेकेंड अभी हम वो टेबल निकाल लेते हैं। ये हमारा जो है एरिया अंडर द नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का टेबल है, इसमें आपने वैल्यू किसकी देखनी है, 0 से 1.21। ठीक है, यहाँ तक 0 से 1.21 का हमें ये डेटा देगा। ठीक है, 1.21 क्योंकि लिमिट आ रही है ना हमारे पास, 1.21 का आपने वैल्यू देखी। अब देखें 1.21 की वैल्यू आप चेक करें, आपके पास सेकंड कॉलम है और ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th रो एंड सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है आपके पास 0.3869, 13th रो एंड 12th कॉलम 1.21 की ये वैल्यू बनती है, 0.3869। ठीक है,
ये वैल्यू आपके पास कहाँ से है, ये जो सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है ना ये पूरे टेबल की, अगर मैं फाइंड आउट करूँ ना 0.27 की, तो इसका मतलब होगा 0 से लेके वहाँ तक की वैल्यू आती है। तो अगर तो मेरे पास 0 से और लेके 1.21 तक का एरिया फाइंड आउट करना होता तो मैं तो डायरेक्टली 0.3869 लिख लेती, लेकिन मुझे इससे 1.21 से एक्सीड का डेटा वो चाहिए। तो फिर जब हम मुझे एक्सीड का एरिया चाहिए, अब हमें पता है कि ये जो पूरी नॉर्मल कर्व है जिसका पूरा टोटल एरिया इक्वल्स टू 1 और इस यूनिटी के इक्वल होता है, और हाफ जो होता है आपका 0.5, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी 0.5 होता है और राइट साइड पे भी 0.5 होता है। तो 0 से 1.21 का एरिया आपके पास क्या है, 0.3869। अब मुझे फाइंड आउट करना ये पिंक शेडेड एरिया, क्योंकि मेरा एक्सीड कर रहा है 24,500 से। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ये राइट साइड वाला एरिया जो है 0.5 के इक्वल है, तो 0.5 माइनस 0.3869 मैं करूँगी, तो मेरे पास एरिया ये पिंक शेडेड एरिया आ जाएगा। ये देखिए कैसे किया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार ग्रेटर देन 24,500 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.21। ठीक है, अब z इज ग्रेटर देन 1.21 को कैसे फाइंड आउट करना है, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1.21, 0.5 माइनस, अब 0 to 1.21 का एरिया क्या था आपके पास, 0.3869। तो आपने 0.5 माइनस 0.3869 किया तो आपके पास 0.1131 आ गया आंसर। तो जो पिंक शेडेड एरिया जो मुझे एरिया चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.21 का, वो मेरे पास क्या आ गया, 0.1131। ठीक है, इस तरह हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब है आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन। Whenever the elements of a population can be classified into two categories, जो टू कैटेगरीज हमें पता है कि सक्सेस और फेलियर, तो हम ज़्यादातर इंटरेस्टेड किस में होते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस कितनी है हमारे पास पॉपुलेशन की, हम उसको ज़्यादा करते हैं। इफ़ x denotes the number of successes in the population, then the proportion of successes in the population is p is equal to capital X divided by capital N। ये आपके पास होंगे पॉपुलेशन के लिए। जब आपने सैंपल के लिए निकालना है तो आपके पास कैसे आ जाएगा, p हैड, आपके पास p हैड इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय स्मॉल n, जबकि x आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द सैंपल, और p आपके पास जो होता है प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस होता है। A probability of distribution of the proportion of success in all possible random samples of size n is called the sampling distribution of p hat। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छी तरह क्लेरिफाई हो जाए। एग्जांपल है आपके पास, a population consists of 6 values 1, 3, 6, 8, 9 and 12. Draw all possible samples of size n is equal to 3 without replacement from the population and find the proportion of even numbers in each sample. Construct the sampling distribution of sample proportions and verify that। और verify आपको क्या करना है, mu p hat is equal to p, variance of p hat is equal to pq divided by n into capital N minus small n divided by capital N minus 1। अब नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज n क्या है आपके पास, इक्वल्स टू 3, और आप कैसे आपने उनको सेलेक्ट करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N। तो आपके पास कितने सैंपल्स बनेंगे, 6c3 is equal to 20। Let p hat represent the proportion of even numbers in the sample, then the 20 possible samples and the proportion of even number are given as follows।
जो 20 आपके पॉसिबल सैम्पल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, आपके जो वैल्यूज थी वो 1, 3, 6, 8, 9 एंड 12 था। ये देखिए कैसे बनाया सैंपल, 1, 3, 6, फिर 1, 3, 8, 1, 3, 9, 1, 3, 12, देन 1, 6, 8, 1, 6, 9, 1, 6, 12, 1, 8, 9, 1, 8, 12, 1, 9, 12, 3, 6, 8, 3, 6, 9, 3, 6, 12, 3, 8, 9, 3, 8, 12, 3, 9, 12, 6, 8, 9, 6, 8, 12, 6, 9, 12 एंड देन 8, 9, 12। ये आपके बन गए 20 सैंपल्स। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट किया इसकी सैंपल प्रोपोर्शन 1/3, फिर नेक्स्ट उसकी 1/3, नेक्स्ट 0, देन 1/3, देन 2/3, अच्छा यहाँ पे एक बात है कि आपका जो सैम्पल डेटा में 136 है, अगर हम यहाँ पे देखें सैम्पल वैल्यूज देखें 136, 138, 139, 132, तो हम ये भी तो बना सकते हैं 361, 361 यहाँ पे देखें आपके पास नहीं है पूरे इसमें 361 क्यों नहीं है, क्योंकि वो 136 एक दफ़ा आ चुका है और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि आप दोबारा रिप्लेस नहीं करेंगे, इसलिए 631 नहीं आया, 638 भी नहीं होगा, 831 भी नहीं होगा आपके पास। ये देखिए 831 है नहीं है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखें विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, आपने 1 के साथ पहले सारे पेयर्स बनाने 136, 138, 139, 112, फिर 1 को साइड पे कर देना, फिर आपने आना है ये देखें 1 से सारे बन गए आपके पास 136, 138, 139, 112। अब आपने उसके बाद किस पे गए 1 के साथ, फिर आपने 3 को कैंसिल करके 6 के साथ बनाना है 168, 169, 1612, फिर 6 भी कैंसिल कर देना, फिर बनाना 189, 1812, फिर 8 कैंसिल करके 1912। ये यहाँ पे यूँ आपके सैंपल्स बने 1 के साथ। फिर नेक्स्ट जो आपके नेक्स्ट बनेगा आपके पास, फिर 1 को कैंसिल कर दिया आपने, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है 1 के हो चुके हैं पास, दोबारा नहीं, अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो 1 दोबारा इंक्लूड होता, फिर 361 करके भी हम बना सकते हैं, 316 करके यूँ बना, लेकिन नहीं, अब 1 को आपने कैंसिल कर दिया, अब आपने 3 के साथ स्टार्ट करना है 368, 369, 3612, फिर 6 ख़त्म करके 389, 3812, ठीक है 3812, फिर इसके बाद आपने 3 को भी अब कैंसिल कर दिया जैसे 1 को किया था, 6 के साथ बनाएंगे आप 689, 6812, इसी तरह आप 689, 6812, 8 कैंसिल करके 6912, 6912 आपने बना लिया। उसके बाद आप बनाएंगे 6 को भी कैंसिल करके 8912, क्योंकि 8912 आपका लास्ट सैंपल होगा, क्योंकि सैंपल साइज 3 है तो इसलिए 8912 के बाद और तो कोई सैंपल नहीं बन सकता, क्योंकि नंबर भी नहीं है। और ये जो केस है ये विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसे बनाने हैं, ठीक है। फिर आपने इनकी सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर ली, पी हेड हमने ऊपर ये देखा हुआ था कि हमने सैंपल और पी हेड आपके पास क्या है, लेट पी हेड रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स इन द सैंपल, क्योंकि हमने किसकी प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, इवन नंबर्स इन ईच सैंपल। तो अब आप देखें 136 में कितने इवन नंबर्स हैं आपके पास, 1 भी नहीं है, 3 भी, 6 इवन नंबर है, तो आपके पास 1 जो इवन नंबर एक है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना सैंपल साइज था 3, इसलिए 1/3 आ गया। नेक्स्ट आपके पास 138, इसमें आप देखें आपके पास कितने इवन नंबर्स हैं, इसमें भी एक ही इवन नंबर है, तो आपके पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट सैंपल साइज देखें आप 139, इसमें कोई इवन नंबर नहीं है, इसलिए 0/3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास है 1312, 1312 में आप देखें
आपके पास कितने इवन नंबर्स हैं, इसमें भी 1 ही इवन नंबर है, इसलिए 1/3। नेक्स्ट है आपके पास 168, इसमें कितने इवन नंबर्स हैं, 2, 6 और 8। तो आपके पास क्या आ जाएगा सैंपल प्रोपोर्शन, 2/3, क्योंकि उससे हमें क्वेश्चन में क्या है कि आपने इवन की फाइंड आउट करनी। 169 में 1 है हमारे पास 6 जो इवन नंबर है, इसलिए 1/3। 1612 में 2 इवन नंबर है 6 एंड 12, इसलिए 2/3। 189 में 1 इवन नंबर है 8, तो 1/3। 1812 में 2 इवन नंबर्स हैं, इसलिए 2/3 होगी प्रोपोर्शन। फिर आपके पास 1912 है, इसमें आपके पास एक है इवन नंबर, वो है 12, तो इसलिए 1/3। 368, इसमें 2 हैं इवन नंबर, 2 इवन नंबर्स हैं, तो 2/3। देन 12th सैम्पल जो आपके पास है, इसमें 369, इसमें 1 है आपके पास इवन नंबर, यानी कि 6 इवन नंबर है खाली, तो आप इसके पास आपके पास प्रोपोर्शन हो जाएगी 1/3। देन 3612 में 2 आपके पास इवन नंबर्स हैं, 6 एंड 12, इसलिए 2/3। 389 में 1 इवन नंबर है 8, इसलिए 1/3। 15 सैंपल आप देखें 3812, 8 एंड 12 आपके 2 हैं वो इवन नंबर्स, तो 2/3। 3912 में 1 इवन नंबर है 12, तो 1/3। 6 एंड 8 में 2 इवन नंबर्स हैं, 2/3। 6, 8, 12 में तीनों ही इवन नंबर्स है, 3/3 इज इक्वल टू 1, इसलिए हमने 1 लिख दिया यहाँ पे। देन आपके पास 6, 9, 12 आ रहा है। 6, 9, 12 में आपके पास 6 एंड 12 इवन नंबर्स हैं, यानी कि 2 इवन नंबर्स हैं, 2/3। 8, 9, 12 में आपके पास 8 एंड 12 इवन नंबर्स हैं, 2 इवन नंबर्स, इसलिए 2/3। ये आपके पास जो हो गई है जिसे आप कहते हैं सैम्पल डेटा, सैम्पल प्रोपोर्शन आपने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट आपके पास क्या है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन इज गिवन एज पी हैट की। देखिए वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं ऊपर, यहाँ पे 0 आ रहा है, 1/3 और 2/3। पी हैट सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैट के कॉलम में, जो थर्ड कॉलम है हमारे पास, उसमें कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, 0, 1/3 और 2/3 यही आ रही हैं। तो हमने ये लिखी अपने पी हैट के कॉलम में। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जितने सैंपल्स हैं वो लिखेंगे। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 सैंपल है, 1/3 के कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल्स को काउंट करेंगे हम। तो हमने 1/3 के कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल्स को काउंट किया, वो 9। 2/3 के कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल्स जो थे उनको काउंट आउट किया हमारे पास, वो भी 9 आए हैं आपके पास। अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास सैंपल 1 है, हम यहाँ पे काउंट भी कर लेते हैं। 1/3 के देखिए काउंट करें कितने सैंपल थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1/3 की कॉरस्पॉन्डिंग 9 सैंपल्स हैं। इसी तरह 2/3 के देखें, 0 के तो 1 है कॉरस्पॉन्डिंग, 0 का एक ही। 2/3 का भी इसी तरह चेक करें, काउंट करें। 2/3 का 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8, 9 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है आपके पास। ठीक है, जब हमने इन सबका सैंपल्स का ऐड किया, सम किया टोटल, यानी कि 1 + 9 + 9 + 1 इज इक्वल टू 20, आपके पास 20 आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है इसकी, अब हमने प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ सैंपल्स है उसको डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे। नंबर ऑफ
सैम्पल्स कितने हैं आपके पास, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 20। देन 1/3 है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या 9 डिवाइडेड बाई टोटल 9/20। देन 2/3 है, उसमें भी आपके पास 9 आ रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा 9/20। देन आपके पास है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 ही सैम्पल है, तो 1 डिवाइडेड बाई टोटल मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 20। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जब हम सम करते हैं वो इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। तो अब इसको 1 प्लस डिनोमिनेटर सेम है, तो अब पर न्यूमरेटर्स को ऐड करें, 1 + 9 + 9 + 1 20/20 इज इक्वल टू 1। अब आप क्योंकि आपने मीन भी निकालना है और वेरियंस भी निकालना है, उसके लिए हमने टेबल फाइंड आउट किया है पी हैड एफ ऑफ पी हैड। तो पी हैड को आप एफ इंटू पी हैड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 को आप 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे। एज वी नो कि 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0 ही आता है, 0 आ जाएगा आपके पास। देन 1/3 को आप 9/20 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आप ये देखें तो आपके पास क्या आएगा 9/60। तो 9/60 को आपने जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर होगा 3/20। देन आपके पास नेक्स्ट है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/20। तो आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया फिर इसको सॉल्व आउट किया आपने, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/60 आएगा, फिर इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 6/20। 1 है, 1 को आप 1/20 से करेंगे तो 1/20 ही आएगा। आपके पास पी हैड एफ ऑफ पी हैड क्या आ गया 10/20। फर्दर सॉल्व आउट करें तो आपके पास इक्वल टू 1/2 आ जाता है। अब पी हैड स्केयर एफ ऑफ पी हैड, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आप करेंगे पी हैड का स्केयर का उसको इनटू एफ ऑफ पी हैड। पी हैड स्केयर आपके पास आ गया 0 को, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है 1/3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 9/20। 1/3 का स्केयर आपके पास 1/9 होगा इंटू 9/20, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1/20 आएगा। इस तरह आपके पास 2/3 का स्केयर यानी कि 4/9 इंटू 9/20 आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप सॉल्व आउट करेंगे इसको 4/20, 1 का स्केयर 1 ही रहता है, 1 इंटू 1/20 1/20। आपने इसको एड अप किया सबको, 1 + 4 + 1 इज इक्वल टू 6 और डिवाइडेड बाई 20। अब आपने फाइंड आउट करना है म्यू हैड पी। म्यू हैड पी का फॉर्मूला क्या है, समीशन पी हैड एफ ऑफ पी हैड। तो आपके पास वो क्या था, समीशन पी हैड इंटू एफ ऑफ पी हैड इज इक्वल टू 10/20। अब इसको सॉल्व आउट किया 1/2 या 0.5 लिख लें आप। सिग्मा स्केयर पी हैड का है आपके पास फॉर्मूला, समीशन पी हैड स्केयर एफ ऑफ पी हैड माइनस समीशन पी हैड एफ ऑफ पी हैड का होल स्केयर। अब पी हैड स्केयर ऑफ एफ ऑफ पी हैड आपने ये फाइंड आउट किया यहाँ पे 6/20। हमने इसको सॉल्व आउट किया, वैल्यूज पुट की, सॉल्व आउट किया आपने, तो आपके पास आंसर आ गया 1/20 विच इज़ इक्वल टू 0.05। अब हम इसमें भी वेरीफाई करेंगे, जैसे हमने पिछले सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन में किया मीन तो हम फाइंड आउट कर रहे थे उसमें भी हमने वेरीफाई किया था, इसमें भी हम वेरीफाई करेंगे। To verify the given relations, we first calculate the population proportion P.
10, P इज इक्वल टू x बाय n। अब आपने जो ऊपर जो सारी कैलकुलेशन की वो सैम्पल के लिए थी, अब जो वेरीफाई करना है तो आपने किसके साथ करना है उसको, पॉपुलेशन के साथ। तो पॉपुलेशन के लिए जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास आएगा P इज इक्वल टू कैपिटल X डिवाइडेड बाय n, where x represents the number of even numbers in the population। अब क्या आपके पास कितने नंबर है, इवन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। आपके पास क्या सैंपल था, वन जो वैल्यूज क्या गिवन थी, 1 3 6 9 8 9 12, 6 वैल्यू गिवन थी। उसमें से आपके पास इवन नंबर क्या है, 3 6। एक सेकेंड हम क्वेश्चन देखें, सॉरी 6 8 और 12, ये आपके पास क्या थे, इवन नंबर्स थी, और टोटल आपके पास क्या था, 6 का सैंपल था। आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन x जो आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवन नंबर के लिए, तो आपके पास 6 8 और 12 तीन नंबर्स थे। इवन नंबर्स तो आपने 3 लिख दिया डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि टोटल जो टोटल वैल्यूज थी आपकी वो क्या थी, 6 वैल्यूज थी। इसको सॉल्व आउट किया, 3 बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.5। अब हम क्या फाइंड करेंगे, म्यू पी हैट जो इक्वल्स टू पी होता है, और आपकी वैल्यू जो भी हमने फाइंड आउट की पी की 0.5, ठीक है। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो इसलिए पी क्यू वेरियंस फाइंड आउट करने के लिए पी क्यू डिवाइडेड बाय एन इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस 1। पी आपके पास क्या है, 0.5। क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम बायनोमियल में फाइंड आउट करते थे, क्यू 1 माइनस पी, इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए तो 0.5 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.25 आपके पास आ गया, क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू 0.5 एंड 0.5 है। आपने 1 माइनस 0.5 की तो तब भी वैल्यू 0.5 ही आई थी, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0.25 डिवाइडेड बाय एन, स्मॉल एन। स्मॉल एन कितना सैंपल आपने साइज निकालना था, ड्रॉ करना था, 3 का, इसलिए स्मॉल एन 3 इनटू कैपिटल एन यानी कि कितनी वैल्यूज थी आपके पास, 1 3 6 8 9 12, टोटल वैल्यू 6 है, इसे 6 माइनस स्मॉल एन 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 5, फिर आप इसको हम 0.25 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.05। ये आपके पास आ गया वेरिएंस, ठीक है। Hence, two properties of the sampling distribution of p hat are verified by sigma hat p is equal to under root pq over n to n minus n divided by n minus 1। अब आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या है, म्यू हैट p इज इक्वल टू p होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of proportions called the standard error of p and denote by sigma p hat। और उसका क्या विद रिप्लेसमेंट के केस में आपके पास क्या है, सिग्मा हैट p इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाय n। और जब आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ जाएगा तो साथ में आपके पास FPC इंक्लूड हो जाता है, यानी कि फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन हो जाता है, अंडर रूट कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1 साथ मल्टीप्लाई उसके हो जाता है, ठीक है। ये आपका। अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं।
ताकि हमें फर्दर 10% of the 1 kg boxes of sugar in a large warehouse are underweight. Suppose the retailer buys a random sample of 144 of these boxes. What is the probability that at least 5% of the sample boxes will be underweight? 5% will be under, at least 5% will be underweight. यानी कि प्रोबेबिलिटी हमने 0.05 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन अब देखते हैं इसका। सैंपल साइज आपके पास क्या है, आप उसने कहा कि रैंडम सैंपल 144 ऑफ दीज बॉक्सेस, इट मीन्स कि आपके पास रैंडम सैंपल n जो है 144 हो गया। मीन आपके पास क्या आ गया, म्यू हेड p इज इक्वल टू 0.1। स्टैंडर्ड एरर कैसे आया, सिग्मा हेड p इज इक्वल टू पी क्यू ओवर n। p की वैल्यू 0.1 है आपके पास, 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9, 0.1 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय जो स्मॉल n है वो 144। इसको सॉल्व आउट करें आप, 0.1 को जब हमने 0.9 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 0.9, 0.09 आ गया। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3। इसी तरह डिवाइडेड बाय n था, स्मॉल n 144, का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। 0.3 डिवाइडेड बाय 12 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0.025। तो आपके पास सिग्मा पी हैड जो आ गया वो आ गया 0.025। ठीक है, आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा, हमारे पास जो म्यू हेड पी जो था हमने कहा था पी के इक्वल है, वो 0.1 किस तरह है, 10% था ना आपके, 10% ऑफ द 1 के, तो 10% का आप फाइंड आउट करें, 10 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास आता है 0.1। तो देयरफॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है एटलीस्ट 5%, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5%। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है, नॉर्मल की मीन आपके पास 0.1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जिसको हम इसमें स्टैंडर्ड एरर कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, वो 0.025 है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको आप स्टैंडर्ड एरर से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं आप इसको। तो आपको अगर कोई कहे कि स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करें तो आप इट मीन्स कि स्टैंडर्ड वेरिएंस अगर दिया और स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना हो तो आपने वेरिएंस का स्क्वायर रूट बस लेना है, तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। और विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के केसेस में फॉर्मूलाज गिवन है कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। देयरफॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। z आपने फॉर्मूला लिखा, z इज इक्वल टू पी हैट माइनस म्यू पी हैट डिवाइडेड बाय सिग्मा पी हैट। तो इसको आगे लिखें पी हैट माइनस पी, क्योंकि म्यू हैट पी इज इक्वल टू पी है, डिवाइडेड बाय सिग्मा हैट पी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट पी क्यूब बाई एन। अब आपने वैल्यू पुट की, पी हैट माइनस पी आपके पास 0.1 था क्योंकि 10% ऑफ द 1 kg उसने कहा था, डिवाइडेड बाय सिग्मा हैट पी की वैल्यू आपने निकाली है, फाइंड आउट की है, और आपके पास आ रही है 0.025। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फाइंड आउट करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द अंडरवेट
बॉक्सेस इन द सैंपल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5%, क्योंकि एटलीस्ट 5% है, तो जब एटलीस्ट 5% आता है तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करेंगे, पी हैट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 की, क्योंकि 5% है ना, 5% भी कैसे फाइंड आउट करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.05। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने कंटिन्यूटी करेक्शन यूज़ की है, जो +1/2 होता है व्हेनेवर वी कंसीडर नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन बायनॉमिनल टू बायनॉमिनली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूटी करेक्शन ±1/2n होती है आपके पास। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो -1/2n होगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n। पी हैट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.05 की वैल्यू आ रही थी आपके पास, उसमें आपने वैल्यू की 0.05, पी हैट की वैल्यू डाली 0.05 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 288 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.025, ठीक है। जो 0.05 पी हैट में थी उसमें आपने सब्ट्रैक्ट की, ठीक है, और माइनस 0.1 साइड में पी हैट में सब्ट्रैक्ट करनी है आपने। तो जब आपने इसको सॉल्व आउट किया तो आपके पास z की वैल्यू आ रही है -2.14। कैसे देखें, (0.05) एक सेकेंड, ऐसे नहीं, पहले 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 288 की वैल्यू निकाल लें, 0.0035 कर लेते हैं, 0.0035, 0.0035, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 0.0465। इसको आपने माइनस किया 0.1 से, आपके पास क्या आ गया -0.0535। इसको डिवाइडेड बाय करेंगे आप 0.025, तो आपके पास v की क्या वैल्यू आ जाएगी -2.14, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू -2.14 फाइंड आउट करनी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2.14 के लिए आप फाइंड आउट करेंगे पहले 0 to 2.14 तक जाएगा आपके पास, ठीक है, और फिर 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि उसके बाद सारा एरिया आपका कवर हो रहा है ना। देखें टेबल पे, आप देखें 2.14 की वैल्यू 0.4838, 2.14 नीचे से अगर आप जाएं तो थर्ड रो है और कॉलम आपका 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम एंड थर्ड नीचे से थर्ड रो है, तो 0.4838 ये लिखी प्लस 0.5 क्यों ऐड किया, क्योंकि ये वाला आपका पास एरिया था कि आपका z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2.5, यानी कि -2.5 फॉर लेफ्ट एरिया भी और जो पॉजिटिव एरिया वो सारा भी इन्फिनिट ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब है कि सारा पॉजिटिव एरिया भी आपके पास आएगा। यानी कि सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो 0 to -इन्फिनिटी वाला सारा एरिया आएगा आपके पास। 0 to जो 2.14 तक -2.14 का है, आपका जब टेबल आप फाइंड आउट करते हैं तो माइनस प्लस नहीं होता, -2.14 में भी वही वैल्यू आएगी और 2.14 आप साइंस को नहीं देखते, अब 0 to 2.14 का एरिया आपने देखा,
फाइंड आउट किया, ये देखें यहाँ पे हम देख लेते हैं 0 to -2.14 है ना, इसने कहा -2.14 से ग्रेटर। अब आपके पास सारा जो ये आपके पास येलो वाला है ये आएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास -2.14 से ग्रेटर है। और जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो जिस तरह नेगेटिव नंबर में -1 जो है वो ग्रेटर होता है -2 से। अब यानी कि अगर -3 यहाँ -2 के बाद -3 आ रहा है तो वो स्मॉलर होगा, वो ग्रेटर नहीं होगा। -1 जो होगा वो ग्रेटर होगा, -0.05 वो इससे बड़ा होगा। माइनस में ऑपोजिट केस चलता है हमारे पास, जैसे जब हम पॉजिटिव में जाते हैं तो 1 2 3 करके ग्रेटर होते रहते हैं, लेकिन जब आप माइनस में जाते हैं तो आपके पास -2 -1 यूं करके ग्रेटर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये सारा जो येलो एरिया ये फाइंड आउट किया। 0 to 2.14 आपको डेटा मिल गया, जो वैल्यू थी वो आपने देख ली अपने उसमें से आपका टेबल था, आपने उसमें से वैल्यू चेक की 0 to 2.14। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2.14 लेस देन इक्वल टू 0 की वैल्यू जो है आपके पास आई 0.4838। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। फिर प्लस 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो सारा एरिया इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो 0 to इन्फिनिटी आपके पास एरिया, हमें पता है कि दोनों जो साइड होती हैं वो 0.5 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्योंकि राइट साइड वाला पूरा एरिया जा रहा है, इन्फिनिटी का केस है तो पूरा एरिया जो है हाफ साइड का पूरा एरिया जो है इक्वल्स टू 0.4 होता है, सॉरी 0.5 होता है। तो आपने 0.5 लिख लिया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे 0.4838 को ऐड करेंगे प्लस 0.5 0.4838 प्लस 0.5, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 0.9838। तो यानी कि आपकी जो z की वैल्यू है जो आपने फाइंड आउट करनी थी, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2.14, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है 0.9838। इस तरह से आप लोग फाइंड आउट करेंगे। या आपके पास थी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 5% ऑफ सैम्पल बॉक्सेस आर अंडर वेट इज हैज हाई एज 98%। ये इस तरह से आपने फाइंड आउट करनी है अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनको। ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो हो गया। हमने एग्जांपल्स देख ली। प्रोपोर्शन के केस में जो है वो किस तरह फाइंड आउट करनी है, आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, एग्जांपल्स हमने देख ली थी। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट होता है तो n इंटू कैपिटल N इंटू स्मॉल n होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस होता है तो आप NCN करके यूज़ करके करते हैं हमारे पास। और फिर आगे इसकी एग्जांपल्स थी कि किस तरह से आपने फाइंड आउट किया। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आप FPC लगाते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी करेक्शन आपने अप्लाई करना होता है। जो FPC फाइनाइट करेक्शन जो आपके पास है अब वो फाइंड आउट करते हैं। वो क्यों, जब आपके पास 5% से ज़्यादा अगर डेटा जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, आप FPC जो है वो करेक्शन फैक्टर जिसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम करेक्शन फैक्टर है, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमने प्रोपोर्शंस देखी थी, प्रोपोर्शन कैसे, और हमने फिर इसके बाद देखा प्रॉपर्टीज़ आपने वेरीफाई करनी है। जब आप सॉल्व आउट कर लेंगे आप उसको सैम्पल और पॉपुलेशन की दोनों की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करेंगे, वेरीफाई करेंगे आपका कि म्यू हैट एक्स इज इक्वल टू म्यू हो, जो स्टैंडर्ड एरर है उसकी वैल्यू जो है आपके पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन से इक्वल होनी चाहिए। फिर प्रोपोर्शन का केस आ जाता है P इज इक्वल टू कैपिटल X डिवाइडेड बाय N। उसमें भी आपके पास फिर आगे इसी तरह वो आपने फाइंड आउट करना है सैम्पल के लिए। फिर उसके बाद आपने वेरीफाई करनी होती है प्रॉपर्टी
विथ पॉपुलेशन। आप उसी तरह क्वेश्चन में से फिर मीन और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, और आपका जो मीन है वो म्यू हैट पी इज इक्वल टू पी होना चाहिए, यानी कि सैम्पल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन होना चाहिए। और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपके पास वो इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एरर होना चाहिए। ये हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया।